नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे और इसमें बिल्कुल डेप्थ में इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होता है और साथ में इसका जो प्रश्नों का स्तर है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय से है। इसका वेटेज हर एग्जाम में बहुत अच्छा रहता है, क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को हम बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आज आज का जो टॉपिक है या आज का जो विषय है वह हमने क्या लिया है कि जो आपका भारतीय संविधान का जो आपका बेस बना या कह लीजिए उसका बैकग्राउंड क्या था, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया तुरंत तो स्टार्ट होगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है, 200-300 वर्षों के पुराना जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे क्रम क्रम से आप धीरे धीरे एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आपकी पृष्ठभूमि है या जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आज उस पॉइंट को हम चर्चा में लेंगे और चर्चा को प्रारंभ करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हुए और इसी बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछिए मत। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी भी, चाहे सब्जेक्ट हो या किसी इंसान का हो, बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। आप किसी संबंधों में जाएं या कोई नया संबंध आपका स्थापित होने जा रहा है, मान लीजिए आपकी शादी होने जा रही है या कोई भी, या किसी दोस्त से आपका दोस्ती नया नया दोस्त बन रहा है, तो उसका बैकग्राउंड या उसका आपका करेक्टर आपको जरूर पता करना चाहिए कि उसका चारित्रिक बैकग्राउंड या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ का है, कैसे है। तो कभी भी कोई भी काम करिए तो उसका पहले स्टार्ट करिए आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, चाहे जैसा हो, चाहे संबंध हो या सब्जेक्ट हो। तो सबको आज हम बहुत इस तरीके से पहले सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चर्चा को प्रारंभ करेंगे कहाँ से? चर्चा को प्रारंभ करेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट पहले आया क्यों, रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया, उससे पहले बेस इसका जानना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा पॉइंट तो भारतीय संविधान का यहीं से स्टार्ट होगा, बट रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ से आया, इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई, या भी हम चर्चा में लेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि भारत में तमाम विदेशी कंपनियां आई, जिसमें आपका फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज, ये सारे कई कंपनियां भारत में आई। बट सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली वह किस कंपनी को मिली? अंग्रेजों को मिली, यानी ब्रिटिश कंपनी को मिली। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के कारण बहुत सारे हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट थोड़ा पॉइंट को है उसमें बता देता हूँ। क्योंकि वह एक प्राइवेट संस्था थी। ब्रिटेन में कई सारी कंपनियां जो थी, जो आपस में कंपटीटर थी, उनके लोगों के द्वारा यह कंपनी स्थापित की गई और ब्रिटेन के महारानी और महाराजा के द्वारा इसको यह कहा गया कि जाइए आप व्यापार करिए। और तो यह एक प्राइवेट तरीके से कंपनी थी। और चूंकि ब्रिटेन में आपका 1600 से लेके 1700 1800 ईस्वी तक आपका वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी रही, सत्ता परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ। जबकि फ्रांस वगैरह में देखें तो वहाँ फ्रांसीसी क्रांति और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप में आप जानते होंगे। तो ये सारे बहुत सारे चीज उस समय 18वीं शताब्दी में जो है चल रही। लेकिन ब्रिटेन थोड़ा सा स्थिर था और इस सब का फायदा मिला। इसकी सेना जो है वह बहुत ही सर्वोच्च थी, नौसेना सर्वोच्च थी। तो कई सारे इसके फैक्टर हैं जो अंग्रेज कंपनी के आपके सफलता के कई कारण हैं। बट इसकी सफलता भारत में कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं वहीं से सीधे चलूंगा। तो आपको सीधा सबसे पहले ध्यान रखना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, यहीं से पूर्ण सफलता तो नहीं मिलती है अंग्रेजों को, बट अच्छा खासा बहुत ही मजबूत स्तंभ, या आप समझ लीजिए बहुत ही मजबूत बेस, या समझ लीजिए कि न्यू, यहाँ से आप समझ लीजिए अंग्रेजों की न्यू यहाँ पड़ती है अच्छे से, यही उसकी न्यू पड़ती है। तो प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 23 जून 1757 को हुआ। और यह आपको पता ही होगा कि बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया और अंग्रेज इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से विजयी रहे। और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों की विजय के बाद इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ
युद्ध का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे कि बंगाल में जो नवाबी हो रही थी, स्वतंत्र नवाबी हो रही थी, वह समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप आ गया। और साथ में इसमें क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे वह धन वसूल कर जो है, यानी राज्य का धन वसूल कर अंग्रेजों को देने लगे। और साथ में क्या हुआ कि कंपनी को कलकत्ता के पास के जो 24 परगना है उसकी जागीरदारी जागीरदारी यानी दीवानी दी गई जागीरदारी यानी दीवानी दी गई। और इस तरीके से आपका जो कंपनी को मीर जाफर, जो वहाँ का बंगाल का नवाब था, मीर जाफर ने बहुत सारा धन दिया और लगभग 3 करोड़ रुपए 3 वर्षों में 3 करोड़ रुपए दिए। 3 वर्षों में लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। 3 करोड़ रुपए बंगाल के नवाब जो है मीर जाफर ने वह अंग्रेजों को दिए। तो ये सारे बैकग्राउंड थे। और क्लाइव को जानते होंगे आप कि जो प्लासी युद्ध का जो मेन लीडर था, सेनापति था, वह कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो क्लाइव को इस मीर जाफर ने एक उपाधि दिलाई थी, मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मीर जाफर ने एक उपाधि दिलाई और उस उपाधि का नाम है उमरा की उपाधि। तो उमरा की उपाधि दिलाई मुगल बादशाह से किसने? मीर जाफर ने। किसको दिलाई? रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये सारे युद्ध के परिणाम थे। और साथ में बहुत सारा धन इसको जो है रॉबर्ट क्लाइव को मिला। और रॉबर्ट क्लाइव ने इस धन को अपने दक्षिण विजय की तरफ लगाया, उसमें अभियानों में लगाया और दक्षिण में विजय प्राप्त हुई। तो इस तरीके से अगर देखें, और दक्षिण में आपको पता ही होगा, दक्षिण में फ्रांसीसी कंपनियां थी। तो फ्रांसीसी कंपनियों का जो व्यापार का क्षेत्र था वह एक तरीके से अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। और फ्रांसीसी जो बस्तियां थी वह कंपनी को दे दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपटीटर थे वह समाप्त हो गए। तो 1757 आपको ध्यान रखना है। और प्लासी युद्ध के बहुत सारे परिणाम हुए। उसके बाद आपका जब इसके बाद 1757 के बाद में आपको पता ही होगा बक्सर का युद्ध हुआ। वह बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को फिर बक्सर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में आपको हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज सेनापति था, हेक्टर मुनरो ने भयंकर तरीके से बंगाल के मीर कासिम को इसमें हराया गया। और इस युद्ध में मीर कासिम मारे गए। और सम्राट जो आपके मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह जानते होंगे आप, इसमें गुटबाजी बनी थी, गुट बना था। आपके अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, और आप मीर कासिम थे। और सम्राट कौन सा था उस समय? शाह आलम थे, शाह आलम। और उसके बाद में सुजाउद्दौला, ये 3-4 लोग मिलकर गुट बनाए थे। और इसमें बहुत भयंकर हार हुई। और आपके जो बक्सर की युद्ध में हार हुई, मीर कासिम मारा गया युद्ध में। और इस तरीके से बक्सर की युद्ध के बाद में आपकी इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। एक इलाहाबाद की 2 संधि हुई। पहली जो संधि हुई थी वह 7 अगस्त 1765 7 अगस्त 1765 को हुई, शाह आलम और अंग्रेज के मध्य। शाह आलम कौन? आपके जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, उनके मध्य हुई। और इससे क्या हुआ कि 26 लाख प्रतिवर्ष सम्राट को देने के बदले में सम्राट ने क्या किया? बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी मुगल सम्राट ने। और उसको 32 लाख रुपए वार्षिक, या 32 लाख समझ लिए, धन प्रतिवर्ष देने का जो है अंग्रेजों ने वादा किया। और उसको बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दी गई अंग्रेजों को। तो यह आपका पहला जो प्रथम संधि 7 अगस्त 1765 को हुई। फिर उसके बाद द्वितीय संधि हुई सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में, और यह भी हुई 16 अगस्त 1765। यह सुजाउद्दौला कौन था? 1765 सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। तो उसके मध्य हुई 1765 17 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त नहीं, 16 अगस्त को। तो इन दोनों के मध्य हुआ, जिसमें 50 लाख रुपए जो है आपके अवध के नवाब ने अंग्रेजों को युद्ध के हर जाने के रूप में दिया। तो इस तरीके से 2 आपके इलाहाबाद की संधियां हुई। और बक्सर की युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और बक्सर के युद्ध के बाद सबसे बड़ा जो परिणाम आया वह क्या? अंग्रेजी सत्ता मजबूत हुई। और इसमें अंग्रेज जो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर दी 1765 में। कहाँ पे? बंगाल में। द्वैध शासन प्रणाली क्या है? द्वैध शासन प्रणाली वह है जो आप
एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि द्वैत शासन प्रणाली आपके घर में आपकी माता जी और आपकी पत्नी जी, इन दोनों के द्वारा जो शासन सत्ता संचालित हो रही है, उसको आप द्वैत शासन मान सकते हैं। हालांकि मैं हर घर में ऐसा होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ के घर के एग्जाम्पल को लेकर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ? द्वैत शासन का मतलब हुआ कि दायित्व यानी कर्तव्य, कर्तव्य किसके हैं? बंगाल के नवाब के हैं, जबकि अधिकार किसके हैं? अंग्रेजों के हैं। यही आप घर में देखिए, मान लीजिए आपकी पत्नी, आपकी जो पत्नी है वह बहुत ही भयंकर देवी रूप हैं, देवी रूप हैं, और उनको उनसे आपको भय और डर जरूर रहता होगा। प्रेम हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भय जरूर रहता होगा। देखिए, माता और पत्नी में बस यही अंतर है, माता की हर इंसान रिस्पेक्ट करता है, पत्नी की भी करता होगा, लेकिन माता से बहुत कम लोग डरते हैं, उनसे प्रेम वात्सल्य होता है। लेकिन पत्नी से डर का भाव होता है, भय का भाव होता है, क्योंकि उनका रूप जो है बहुत भयंकर हो जाता है। तो बहुत लोग पत्नी से डरते होंगे। तो आप समझिए द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ कि कर्तव्य आपकी माताजी के पास है, यानी घर का संचालन कैसे करना है, घर में धन कैसे कहाँ खर्चा होना है, यानी उनका आप समझ लीजिए एकत्रीकरण आपकी माताजी करती हैं। लेकिन धन पे नियंत्रण किसका है? धन पे नियंत्रण है आपकी पत्नी का। तो द्वैत शासन का अर्थ ये हुआ कि दायित्व जो है वह किसके पास है, कर्तव्य किसके पास है? आपका बंगाल के नवाब, जबकि अधिकार किसके पास है? अंग्रेजों के पास। तो ऐसे ही आपकी पत्नी है, सारा अधिकार उनके पास है, लेकिन कर्तव्य किसके पास है? माता जी के पास। तो माता जी के पास आपके पास कर्तव्य है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है घर के देखभाल की, और आप वो कर्तव्य करती हैं। आप मान लीजिए 100 रुपया लेके गए अपनी माता जी को दे दिए, तो उनसे आपकी पत्नी अपेक्षा करती हैं कि हमारी सासू माँ को 100 रुपये दिए हमारे पतिदेव, तो इनसे क्या करेंगे, 200 रुपये का सामान मंगवा लेंगे। इस तरीके का भाव होता है। और पत्नियां जो हैं, या मैं महिलाओं की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बखान कर रहा हूँ। तो महिलाएं जो है बहुत ही अच्छी होती हैं, पत्नियां खासकर बहुत अच्छी होती हैं। तो पत्नियां जो हैं क्या करती हैं, वो अधिकार पर नियंत्रण रखती हैं, जबकि माता लोग क्या होती हैं, माता जी क्या करती हैं, माता जी का कर्तव्य होता है, उनका कर्तव्य होता है, वह कर्तव्य का निर्वाह करती हैं, जबकि पत्नियां जो हैं वह अधिकार का उपभोग करती हैं, अधिकार का उपभोग करती हैं। तो इसी तरीके का नियंत्रण था द्वैत शासन प्रणाली, जिसमें आपका कर्तव्य तो बंगाल के नवाबों का था कि वो कर्तव्य करें, जो है काम करें वहाँ पे, और जो अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास हो गए, नवाब के। तो इस तरीके से धन धन का बहुत भयंकर वहाँ पे शोषण प्रारंभ हुआ। और इसमें क्या हुआ द्वैत शासन में, क्या कि दीवानी यानी राजस्व वसूलने और निजामत पुलिस और न्यायिक, ये दोनों जो अधिकार थे वह अंग्रेजों के पास थे। और जबकि कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। और इसमें क्या, द्वैत शासन के लिए प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाबों को दे दिया गया, यानी प्रशासनिक जो दायित्व थे वह बंगाल के नवाब के पास थे। आपका काम है सिर्फ आप प्रशासन संभालें घर का, बाकी अधिकार जैसे राजस्व कैसे वसूलना है, पत्नियां राजस्व कैसे वसूलती हैं, कुछ तो डायरेक्ट लेंगी, कुछ देखी पति जी जो है हमारे पैंट टांग के गए हैं, उस पे हैंगर पे लटका दिए हैं, पर्स निकाली, उसमें से 2-3 नोट खींच ली और उसको उठा के सूटकेस में। तो इस तरीके का से राजस्व वसूलने का काम पत्नियां, यानी आपका जो अंग्रेज हैं वो कर रहे हैं, और दायित्व जो प्रशासन का संचालन का दायित्व है वह नवाब यानी माताजी आपकी कर रही हैं। तो माताजी का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, और अधिकार हमेशा पत्नियों के पास होता है। तो हालांकि हर घर में ऐसा होता है, मैं नहीं कहता हूँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो पत्नियां देवी रूप हैं, मैं उनको पूजनीय होती हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। चलिए खैर, तो आप समझ गए होंगे द्वैध शासन प्रणाली, या 1765 से 1765 से 1772 1772 तक ये रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और वारेन हेस्टिंग जब आएगा तो इसको हटा देगा 1772 में। तो ध्यान रखिएगा। और द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से भयंकर लूटपाट, भयंकर जो है, जो अंग्रेज आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो भयंकर लूटपाट यानी भ्रष्टाचार का बहुत भयंकर वहाँ पे बंगाल में चला। भ्रष्टाचार, लूट खसोट समझ लिए बहुत ज़्यादा हुई। और इससे क्या हुआ कि शोषण
सबसे ज़्यादा किसानों का हुआ, शोषण किसानों का हुआ, छोटे उद्यमों का जो है ह्रास हुआ। तो इस तरीके से भारतीय उद्यम भी ह्रास में गए और किसान भी दुखी हुए बेचारे, जैसे कर्मचारी हैं वो ज़बरदस्ती वसूल कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके का द्वैध शासन प्रणाली ने बहुत भयंकर वहाँ पे प्रभाव डाला। तो जब ब्रिटिश ब्रिटिश हुकूमत को, कंपनी को नहीं, जब हुकूमत को लगा कि जो कंपनी है वह बहुत भयंकर लूट-पाट, लूट-खसोट कर रही है, वहाँ के धन उगाही कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं कर्मचारी, उपहार ले रहे हैं, तब उन्होंने जो है रेगुलेटिंग एक्ट को रखा। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने हेतु आया 1773 में, ध्यान रखिएगा। और आपको मैंने बताया कि 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था किसने, आपके वारेन हेस्टिंग ने। 1700 लगाया किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लगाया, 1772 तक चला, 1772 तक चला और 1700 जो है आपका 72 में ये समाप्त करेगा वारेन हेस्टिंग। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद की संधि, 2 संधियां हुई थी, वो भी ध्यान रखनी है। अब हम सीधे चलेंगे, आपका इसको हम समाप्त करते हैं और सीधे आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, तो इससे क्या हुआ कि बम्बई, यानी बम्बई, उस समय बम्बई कही जाती थी, तो बम्बई और मद्रास और बंगाल, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बम्बई, मद्रास और बंगाल, इनके जो है जो गवर्नर हुआ करते थे, हर गवर्नर कौन होता है ये भी समझ लीजिए। गवर्नर वर्तमान में, जैसे आप मान लीजिए राज्यपाल, राज्यपाल जो हर स्टेट में राज्यपाल होते हैं, ये क्या करते हैं, एक एजेंट के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही कंपनी के जो एजेंट के रूप में काम करते थे हर प्रांत में, ब्रिटिश प्रांत में जो है ये गवर्नर होते थे। तो इन तीन तीन प्रेसिडेंसी, बम्बई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, क्योंकि आपको पता है बंगाल उस समय धन उगाही का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। तो ये इसके अधीन हो गए और इसके अधीन हो गए, और हालांकि यहाँ पे गवर्नर थे बट अधीन हो गए मुख्यतः बंगाल गवर्नर के। तो इसको ध्यान रखना है। और बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसे हर स्टेट में मान लीजिए जहाँ जहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी वहाँ पे गवर्नर थे, बट जब ये 1765 आपका इलाहाबाद संधि हुई, 1764 युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनके अधीन 3 प्रेसिडेंसियों, बंगाल का तो है ही है, साथ में बम्बई और मद्रास, तो इन तीनों को अधीन कर दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था उसको कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसको ध्यान रखना है। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल बने वह कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो इसको भी ध्यान रखना है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट संज्ञा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट था नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जो है कलकत्ता में। और इसमें एक सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ टोटल 3 न्यायाधीश थे। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने वो बने सर एलिजाह एम्पे, यहाँ मैं नाम लिखते रहा हूँ, एलिजाह एम्पे, ये थे सीजीआई। पहले जो ये सुप्रीम कोर्ट बना आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। तो सर एलिजा एम्पे इसके पहले सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश बने। और इसमें 3 टोटल सीजीआई से 3 कौन थे, 3 न्यायाधीश थे। तो इसको ध्यान रखना है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि निजी व्यापार एवं भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना रोक दिया गया, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया। मैंने बताया द्वैध शासन में बहुत भयंकर लूट खसोट, उपहार, रिश्वत ये सब लिया जा रहा था कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा। तो रेगुलेट करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया कि जो निजी व्यापार अगर कोई कर्मचारी कर रहा है या भारतीयों से उपहार ले रहा है या रिश्वत ले रहा है तो इस पर रोक लगाया गया और बंद किया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया इस एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आएगा आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। और इस एक्ट का मुख्यतः काम ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कमियां जो हैं उसको संशोधित किया जाए। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये किसका
संशोधित रूप है, रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित रूप थी क्या है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यह इम्पोर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें क्या किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और या व्यापारिक या आप समझ लीजिए वाणिज्यिक, आपके जो वाणिज्यिक कार्य हैं वो कंपनी के उसको पृथक्करण किया गया, यानी उसको अलग अलग किया गया। और अलग अलग में क्या किया गया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले ही था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया कि व्यापारिक मामले दे दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको व्यापारिक मामले, जबकि जबकि आपको व्यापारिक मामले, और जबकि आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिनको राजनीतिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसको ध्यान रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को आपको अलग अलग किया गया इस एक्ट के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, तो इसको भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया गया कि कंपनी के अधीन, अब जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र होंगे, यानी कंपनी जिन पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगी उसको कंपनी का क्षेत्र न कहकर ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाएगा। इस पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान था। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होती है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई। गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल वही जो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जबकि आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन था, इसका व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही जो है या जिम्मा दिया गया कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। और कर्मचारियों द्वारा किए गए भारत में अपराध के लिए एक ब्रिटेन में स्पेशल कोर्ट बनाई गई। क्या करते थे जो ब्रिटेन के ये जो कंपनी के कर्मचारी थे और भयंकर तरीके से अपराध भी करते थे, क्योंकि इनका आधिपत्य स्थापित हो गया, तो लूट खसोट के साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण ये भी करते थे। तो अगर कंपनी का कोई कर्मचारी अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए ब्रिटेन में बनाया गया। ये सब दिखावटी बातें थी। आप सोचिए कर्मचारी यहाँ है और उसके लिए अदालत ब्रिटेन में बनाई जा रही है, अब न्याय कैसे होगा आप खुद समझ लीजिए। तो ये सब दिखावटी बातें थी, लेकिन आपको एक्ट के माध्यम से ध्यान रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, इसमें क्या किया गया था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके द्वारा अपराध अगर किया जाता है तो उसकी देखभाल के लिए या अपराध पे जजमेंट सुनाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनी थी ब्रिटेन में, उसको स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे चार्टर एक्ट जो आपका 1786, चार्टर एक्ट 1786 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत के निर्णय पर वीटो का अधिकार हो गया। गवर्नर जनरल जो आपका परिषद होती थी, एक परिषद होती थी, काउंसिल होती थी, और उस काउंसिल का अगर बहुमत के आधार पर निर्णय हुआ, मान लो उस काउंसिल ने निर्णय दिया कि ऐसा प्रावधान करना है, लेकिन अगर उसमें गवर्नर जनरल अपना वीटो लगा देता है तो वह प्रावधान नहीं माना जाएगा। इस तरीके से गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति बना दिया गया। और ऐसे सेनापति गवर्नर जनरल के रूप में मुख्य सेनापति बनने वाले थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम आपके चार्टर एक्ट 1793 में। यह कंपनी को आश्वासन दिया गया कि भारत के साथ व्यापार के उसके जो विशेषाधिकार हैं, ये समझ लीजिए ये जितने एक्ट हैं ये आपके ब्रिटिश जो हुकूमत है ब्रिटेन में बैठी हुई उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कंपनियों को रेगुलेट करना है। कंपनियां जो है बिल्कुल आपका उनकी मोनोपोली ना हो और उन पर नियंत्रण बना रहे, इसलिए यह सारी बातें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो चार्टर एक्ट जो 1793 का था, इसमें कंपनी को आश्वासन दिया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कि आपका जो व्यापार करने का विशेषाधिकार है भारत के साथ, वह अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन व भत्ते इस एक्ट के माध्यम से क्या किए गए कि जो भारत का राजस्व होगा, रेवेन्यू जो भारत का है, उस रेवेन्यू से जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, राजनीतिक मामलों के देखने के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और कर्मचारी जो
इनको वेतन व भत्ता मिलेगा वह भारतीय राजस्व से मिलेगा, ना कि कंपनी के राजस्व से। तो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, सब की सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है प्रांतीय गवर्नरों को भी, जैसे मैंने बताया कि हर प्रांत में गवर्नर होते थे, तो उनको भी अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो की शक्ति दे दी गई। वीटो, फिर वही वीटो का मतलब होता है कि आपका पूर्णतः नियंत्रण, आपने वीटो लगा दिया तो किसी का भी निर्णय है, चाहे वह बहुमत के आधार पर हो परिषद का या बहुमत के आधार पर ना हो, तो वह सीधा निरस्त कर देता है। तो वीटो की यानी उस पर रोक लगा देगा। तो प्रांतीय गवर्नरों, जो प्रांत के गवर्नर थे, उनको भी यह अधिकार दिया गया कि वह अपने परिषद के जो निर्णय है बहुमत के आधार पे, उसके विरुद्ध वीटो की शक्ति उनको दे दी गई। फिर हम आएंगे चार्टर एक्ट 1813। यह कंपनी का विशेषाधिकार जो है फिर 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब आपके एक्ट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। 1813 इसमें क्या किया गया, कंपनी का जो अधिकार है, विशेष अधिकार, उसको 20 वर्षों तो बढ़ाया गया, परंतु भारत के व्यापार के एकाधिकार किस पर आपको ध्यान रखना है, मतलब उसकी जो मोनोपोली होगी वह किस पर होगी, विशेषाधिकार, उसका व्यापार करने का विशेष अधिकार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, बट उसकी मोनोपोली किस किस व्यापार पे होगी वह आपको ध्यान रखना है। अगर भारत में वह व्यापार कर रहा है तो किस पे, चाय चीनी मसाले, चाय चीनी मसाले, चाय चीनी मसाले, इस पर एकाधिकार होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। तो इस पे एकाधिकार, और साथ में क्या कि चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा गया, किसके, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। चीन देश, चीन के साथ भी व्यापार पर एकाधिकार, भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार, किस पर, सिर्फ 3 चीजों पर, चाय चीनी मसाले पर। तो इसको ध्यान रखिएगा, और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि आपको 20 वर्षों का आपका व्यापार करने का विशेषाधिकार है, बट एकाधिकार जो होगा वह सिर्फ 3 चीजों पे होगा। तो इसको ध्यान रखना, चार्टर एक्ट 1813 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर कोई भी ब्रिटिश नागरिक व्यापार और धर्म प्रचार के लिए भारत में निवास कर सकता है, ऐसा प्रावधान भी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से किया गया। और उसके बाद कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक व्यय का जो लेखा जोखा, उसको अलग अलग किया गया, यानी जो कंपनी का व्यापार पे खर्चा हो रहा है उसका लेखा जोखा अलग, और जो उसका राजनीतिक मामलों यानी राजनीति पे जो खर्चा हो रहा है उसका अलग किया जा गया। तो इसको भी ध्यान रखना है। और भारत में शिक्षा के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, भारत में जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वार्षिक का बजट रखा गया, वार्षिक बजट रखा गया। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या रखा गया, 1 लाख रुपए वार्षिक का बजट रखा गया कि शिक्षा पे हम खर्चा करेंगे। और इसमें क्या, 1813 के ही माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु मिशनरियों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त हुआ इसी 1813 चार्टर के एक्ट के द्वारा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब अगला एक जो एक्ट है वह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं फटाफट बताऊंगा। तो इसमें कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वो पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक कार्य पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और अब उसका कार्य सिर्फ क्या था, शासन करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1833 का चार्टर एक्ट। और इसके माध्यम से क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक जो कार्य था वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और अब कहा गया कि कंपनी जो है अब शासन करेगी, तो शासन करने का कार्य इसको सौंप दिया गया। और विधि आयोग का, लॉ कमीशन का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन किया गया। और पहले जो इसके अध्यक्ष बने वह बने लॉर्ड मैकाले, मैकाले। तो इसको भी ध्यान रखना है, लॉर्ड मैकाले बने। और उसके बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधिक सदस्य होगा, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होगी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें एक विधिक सदस्य होगा, और वह भी विधिक सदस्य कौन बने, लॉर्ड मैकाले। तो इसको भी ध्यान रखना है। और उसके बाद में गवर्नर जनरल की
बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे वह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल होंगे। आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, पहले हर प्रांतों में गवर्नर होते थे, प्रांतीय गवर्नर, लेकिन मुख्यतः जो मेन जो शासन सत्ता का केंद्र बिंदु थे वह बंगाल के गवर्नर थे। उनको 3 प्रेसिडेंसियों का जिम्मा दिया गया। अब क्या किया गया है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे वह संपूर्ण ब्रिटिश भारत का अर्थ यह हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है जहाँ पे उनका शासन चल रहा है, वहाँ पे वो सारे एक गवर्नर के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाएगा। यानी बंगाल का जो गवर्नर है वह संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल होगा। और यह ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। और इस तरीके से आप मान सकते हैं कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का यहाँ से प्रारंभ हुआ। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हो गई जब एक गवर्नर जनरल के द्वारा संपूर्ण ब्रिटिश भारत का नियंत्रण किया जाने लगा। तो मतलब क्या हुआ कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हो गई। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल बने, यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब गवर्नर जनरल को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार यानी संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाने का भी दे दिया गया। अब जब गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल संपूर्ण ब्रिटिश भारत के, भारत नहीं बोलेंगे, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल बन गए, तो उनको यह अधिकार दिया गया कि जो राजस्व संबंधी उनको पूर्ण अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। और उनको संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक बजट बनाने का भी अधिकार दिया गया। तो याद रखिएगा। और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति का जो आधार बनाया गया वह योग्यता बनाई गई कि योग्यता के आधार पर अब कंपनी के कर्मचारी नियुक्त होंगे। और आपके दासों की स्थिति में सुधार के लिए गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि जो दास हैं, आपके दास, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए। और इसी के तहत 1843 में 1843 में एक कानून के माध्यम से आपका दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा को अवैध बनाया गया। अवैध 1843 में एक कानून के द्वारा। तो कुल मिला के ये है कि जो चार्टर एक्ट 1833 था उसके माध्यम से यह गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया था कि इसमें दासों की स्थिति में सुधार करना है। ऐसा निर्देश दिया गया 1833 के माध्यम से। तो इसीलिए 1843 में दास प्रथा को अवैध यानी उस पर नियंत्रण लगा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, दास प्रथा अवैध घोषित किया गया। उसके बाद में इसी समय ठगी प्रथा का अंत हुआ। और ठगी प्रथा को अंत करने का जो श्रेय दिया जाता है वह कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। कर्नल स्लीमैन, इनको दिया जाता है ठगी प्रथा को अंत करने का श्रेय। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नरों को विशेषाधिकार संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। कहाँ से? मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल हैं उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उनको विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया। और साथ में पहले के जो बनाए गए कानून थे वो अब नियामक कानून, यानी 1833 के जितने भी पहले कानून बने थे उनको नियामक कानून, और 1833 या 1833 के बाद जो कानून बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। यह भी प्रावधान यहाँ पे था, एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा, यह भी प्रावधान था। और उसके बाद में अगर बात करें तो सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता है, सिविल सेवक यानी सिविल सर्वेंट्स के लिए जो चयन होना है उसके लिए खुली प्रतियोगिता हो, इसकी शुरुआत भी यहीं से प्रारंभ हुई। प्रतियोगिता की शुरुआत भी यहीं से प्रारंभ हुई। और उसके बाद में कंपनी में भारतीयों को किसी पद, यह सब 1833 एक्ट चल रहा है, तो कंपनी में किसी भी भारतीय को, मान लीजिए कंपनी में किसी भी भारतीय को कर्मचारी के रूप में कार्यालय में नियुक्ति के लिए या आपको किसी रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान 1833 में किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया कि भारतीयों को रोजगार या किसी कंपनी में जो है आपके
अधिकारी के पद पे, या आप मान लीजिए कि किसी कार्यालय के लिए उनको पद से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 1833 एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और यह जो प्रावधान है वह लागू नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आज हमने 7 एक्ट अधिनियमों को देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में बचे हुए अभी बहुत सारे एक्ट बाकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा 1935 का, माल्य मिंटो सुधार होगा, उसके बाद में आपका चेम्सफोर्ड अधिनियम होगा। तो बहुत सारे हैं। उसके बाद क्रिप्स मिशन होगा, कैबिनेट मिशन होगा, अगस्त प्रस्ताव होगा, बहुत सारे नेहरू रिपोर्ट होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो यह ऐतिहासिक आपकी पृष्ठभूमि है, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको समाप्त करने के बाद हम फिर पहुंचेंगे अपने भारतीय संविधान के पॉइंट से, और वहाँ पे फिर जब कैबिनेट मिशन के बाद में हम चर्चा देखेंगे कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे उसमें जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति हुई। फिर जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा तब आपका संविधान के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, संविधान बनेगा। फिर हम उसके भाग 1 से प्रारंभ करेंगे संविधान को। तो इस तरीके से हमारी चर्चा चलेगी। हम बहुत डिटेल में चलेंगे और मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट देना, और वह भी मिनिमम समय में। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट में, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।